नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके मेनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो मेंस परीक्षा की जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है और उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में ये अगला वीडियो है जिसमें मैं आपको मुख्य समारक करवाऊँगा। पार्ट 1 ये रहेगा, इस विषय का, इस टॉपिक का पार्ट 1 रहेगा ये मुख्य समारक का। ये टॉपिक जो है आपकी परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इन सभी स्मारकों को ठीक से याद करिएगा। मैं आपको यहाँ पे पार्ट 1 में कुछ स्मारक जो महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा, उनको करवाऊँगा। अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स किया, वीडियो को अच्छा लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए, तो मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आऊँगा और इसी की तर्ज पे ऐसे ही मैं आपको सारे स्मारक कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो मेंस की तैयारी के लिए, राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल के आइकन को, जो बेल का आइकन है, घंटी का आइकन है, उसको भी ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके। और इसके अलावा हमारे चैनल पर MCQ सीरीज चल रही है। वीडियो मेंस परीक्षा के लिए हमने करीब 30 से ज़्यादा टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वीडियो मेंस क्लासेस में जाकर वो टॉपिक्स भी देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मुख्य स्मारक, ओके। सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का। यदि यह भारत है तो यह ताजमहल है। भारत को दुनिया के इस आश्चर्य के नाम से जाना जाता। दुनिया में जो 8 आश्चर्य हैं उनमें से ताजमहल भी एक है। इस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम के लिए किया था, जिसे 1631 से लेकर 1648 के बीच में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता था। ओके, इसमें हर साल लगभग 8 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 8 मिलियन में आपके कितने लाख हो गए? 1 मिलियन में 10 लाख, तो 8 मिलियन में 80 लाख। ओके, 80 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हर साल। आगरा में ये स्थित है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। शाहजहां एक मुगल राजवंश शासक था जो जहांगीर का बेटा था। देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ओके, और शाहजहां का जो काल है उसको कहा जाता है मुगल चित्रकला का ये जो स्थापत्य कला है, ओके, इसका स्वर्ण काल, शाहजहां के काल को। मैंने आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट इस टॉपिक में इसलिए बताया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये UPSC IAS के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो वो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल, और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट कह लीजिए, फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ने अपने बेटे औरंगजेब से अपना साम्राज्य खो दिया। मतलब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था, उसके साम्राज्य के लिए उसे कैद कर कालकोठरी में डाल दिया था शाहजहां को, औरंगजेब ने अपने पिता को। ओके, और आगरा किले में विजय प्राप्त की गई। ओके, जहां से वह अपनी जेल में से एक बहुत छोटी खिड़की से ताजमहल की कल्पना करता था। तो वो ताजमहल बनाने की कल्पना शाहजहां को उस कालकोठरी से ही आई थी, जेल से ही। ताजमहल की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रमुख मकबरे को 1648 ईस्वी में हजारों कारीगरों और द्वारा पूरा किया गया, जबकि बाहरी इमारतों को और उद्यानों को 1653 में पूरा होने में 5 साल और लग गए। बाहरी इमारतें और जो गार्डन वगैरह हैं उनको पूरा होने में 1653 ईयर में वो पूरा हुए, मतलब 5 साल एक्स्ट्रा लगे। जबकि जो प्रमुख मकबरा है ताजमहल, वो जो है आपका 1648 में बनके तैयार हो गया था। दूसरी विशेषता है, ताजमहल उस युग के विशाल खजाने और राजनीतिक सुरक्षा का प्रतीक है, और वास्तुकला की कला और विज्ञान में चालाकी के माध्यम से बहुत कुछ है। ओके, औरंगजेब
ये सॉरी तीसरा फैक्ट देखिए, हेरिंगबोन इनले, हेरिंगबोन इनले आसपास के कई तत्वों के बीच की जगह को परिभाषित करते हैं। चौथी विशेषता है सफ़ेद इनले, सफ़ेद इनले जो होता है इसका सफ़ेद कलर का, उसका उपयोग बलुआ पत्थर की इमारतों और सफ़ेद संगमर पर अंधेरे या काले इनले में किया गया था। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे स्मारक करवाऊंगा, ताजमहल आपको पढ़ाऊंगा, हम्पी के स्मारक पढ़ाऊंगा और लगभग यहाँ पे 10 से 12 मैं स्मारक आपको करवाऊंगा इम्पोर्टेंट जो हैं। इंडिया गेट के बारे में पढ़ाऊंगा, कुतुब मीनार के बारे में बताऊंगा आपको मैं, और भी बहुत सारे अजंता एलोरा की गुफाएं पढ़ाऊंगा दोनों, उसके बाद हुमायूं का मकबरा भी पढ़ाऊंगा। बहुत सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्मारक हैं, तो ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, यहाँ से आपको 1-2% मिलने की पूरी संभावना है डेफिनेटली। ओके, सफ़ेद इनले जो अंदर का सफ़ेद इनले है वो क्या है, उसका उपयोग बलुआ पत्थर की इमारतों और सफ़ेद संगमर पर अंधेरे या काले इनले में किया गया है, और संगमरमर की इमारतों के मोर्टार वाले क्षेत्रों को एक विपरीत रंग में दाग या चित्रित किया गया है, जिससे काफ़ी जटिलता वाले ज्यामितीय पैटर्न बनते हैं। ज्यामितीय होती है ज्योमेट्रिकल, ओके, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब जैसे त्रिकोण हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया और डायमंड शेप हो गया, ये सारी जो आकृतियां हैं ज्यामिति की वो सब बनती हैं। फर्श और वॉकवेज टेसलेशन पैटर्न में विपरीत टाइल्स या ब्लॉक का उपयोग करके इनले पत्थर पीले संगमरमर, जैस्पर और जेड के होते हैं, पॉलिश किए जाते हैं और दीवारों की सतह पर समतल होते हैं। ओके, अब कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ताजमहल के बारे में। इस्माइल अफाइंडी, ओके, AK इस्माइल खान, इनका दूसरा नाम क्या है, AK इस्माइल खान, ओटोमन साम्राज्य के ये क्या हैं, ये ताजमहल के मुख्य गुंबद जो है उसके डिज़ाइनर हैं। तो ताजमहल की जो मुख्य गुंबद है उसके डिज़ाइनर कौन है, उसके डिज़ाइनर हैं AK इस्माइल खान। उस्ताद ईसा और फारस के ईसा मोहम्मद जो हैं ये वास्तुशिल्प डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ इनको श्रेय दिया गया है। मतलब ताजमहल की जो डिज़ाइनिंग वगैरह की गई थी, वास्तुशिल्प किया गया था, उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। किनका, उस्ताद ईसा और फारस के ईसा मोहम्मद एफेंदी का। ओके, देखिए मेन जो गुम्बद है ताजमहल का उसके जो डिज़ाइनर हैं वो हैं AK इस्माइल खान। क्या है, AK इस्माइल खान। उस्ताद ईसा और फारस के जो ईसा हैं जिनका नाम है मोहम्मद एफेंदी, वो वास्तुशिल्प डिज़ाइन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बनारस फारस से पुरू, ओके, बनारस फारस से पुरू, ये क्या है, एक पर्यवेक्षण वास्तुकार के रूप में उल्लेख किया गया है इनका। और लाहौर के मूल निवासी हैं काजिम खान, लाहौर के रहने वाले थे जो अब पाकिस्तान में है, और उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में तो भारत का ही हिस्सा था लाहौर। तो लाहौर के मूल निवासी थे काजिम खान। ओस गोल्ड पिनियल कास्ट, ये एक कला होती है, ये जो कला है इसके जो मुख्य कलाकार थे वो ये थे जो जिन्होंने ताजमहल पे काम किया था। और चिरंजी लाल दिल्ली के एक लेपिड्री हैं, ये मुख्य मूर्तिकार हैं और मेजेकिस्ट हैं। ओके, उसके बाद ईरान के सिराज से अमानत खान, ईरान में एक जगह है सिराज नाम से, वहाँ के एक निवासी हैं अमानत खान, वो मुख्य सुलेखाकार हैं कहाँ के, ताजमहल के। तो आई होप आपको कुछ डाटा याद हुआ होगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस्माइल खान मुख्य गुम्बद के डिज़ाइनर हैं, उस्ताद ईसा और मोहम्मद एफेंदी ये वास्तुकार डिज़ाइनर हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर बनारस के फारस से पुरू हैं, वो एक प्रक्षेपण वास्तुकार के रूप में उनका उल्लेख किया गया है, पर्यवेक्षण वास्तुकार के रूप में। लाहौर के मूल निवासी हैं काजिम खान ये ठोस गोल्ड फाइनल कास्ट में, ओके, फिनियल कास्ट के ये कलाकार हैं। चिरंजी लाल, ये तो इंडिया का नाम लग रहा है तो ऑब्वियसली दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये मुख्य मूर्तिकार और मोजेकिस्ट हैं। ओके, मोजेकिस्ट।
अब बात करते हैं ईरान के सिराज खान। ईरान में जो जगह है सिराज अमानत खान वहाँ के रहने वाले हैं और ये मुख्य सुलेखाकार हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे स्मारक की। दूसरा स्मारक है हम्पी का स्मारक और इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। हम्पी का कठोर और भव्य स्थल मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शहर के अवशेष हैं। देखिए हम्पी जो है ये मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य जो था साउथ में, दक्षिण भारत में, वहाँ की राजधानी रहा है। उसके अवशेष अब बाकी बचे हैं उस राजधानी के, वही हम्पी स्मारक कहलाते हैं, वहीं पे हम्पी नामक जगह में। ओके, अब क्या है, यहाँ 14वें और 16वें सेंट CE के दौरान, ओके, 14वीं और 16वीं शताब्दी समझिए आप, 14वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे एक समृद्ध शहर था और भारतीय उपमहाद्वीप में अंतिम महान हिंदू राजाओं में से एक भी था। उसके बाद क्या है, स्मारक यूनेस्को के विशाल विरासत स्थल का एक हिस्सा है। यूनेस्को साइट में इसको लिया गया है। भारत में आज की डेट में अगर प्रेजेंट में मैं बात करूं तो कुल मिला के सभी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सारी तरह की साइट्स मिला के यूनेस्को की कुल 46 के लमसम यहाँ पे साइट हैं टोटल। ओके, और ये जो हम्पी स्मारक है ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। स्थान कहाँ है इसका? स्थान है हम्पी का कर्नाटक के अंदर। ओके, मध्य कर्नाटक मतलब सेंट्रल कर्नाटक में बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ओके, तुंगभद्रा जो नदी है उसके बेसिन वाले क्षेत्र में ये हम्पी स्मारक स्थित है कर्नाटक जिले के अंदर। और बिल्डर जिसने इसको बनाया उस शासक का नाम है कृष्णदेवराय, क्योंकि विजयनगर के जो सबसे प्रमुख राजा थे जिनका नाम बहुत बार आता है वो यही थे, कृष्णदेवराय। तो इन्होंने ही हम्पी का स्मारक बनाया। यहाँ तक याद रखने में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं दिखा देता हूँ हम्पी का स्मारक, ये है भाई हम्पी का स्मारक, ठीक है। अब बात करेंगे हम हम्पी के स्मारक की विशेषताओं के बारे में। हम्पी तुंगभद्रा नदी, कैगरी पहाड़ी श्रृंखलाओं और खुले मैदानों के निकटता में स्थित है, जिसमें व्यापक भौतिक अवशेष हैं। अगली विशेषता है सामाजिक सेटिंग को किलों, नदी के किनारे की विशेषताओं, शाही परिसरों, मंदिरों आदि के 1600 जीवित अवशेषों के माध्यम से कल्पना की जा सकती है, जो दिखाते हैं कि यह 14वीं और 16वीं शताब्दी में समाज की एक विविध शहरी, शाही और पवित्र प्रणाली थी। अगली विशेषता है मंदिरों, स्तंभों वाले हॉल, मंडप, स्मारक संरचनाएं, प्रवेश द्वार, रक्षा चौकियां, अस्तबल, जल संरचनाएं आदि के विभिन्न अवशेषों को यहाँ पाया जा सकता है। तो किस किस के अवशेष मिलेंगे आपको हम्पी स्मारकों में? यहाँ पे मंदिर मिलेंगे, मंदिर के अवशेष मिलेंगे आपको, स्तंभ वाले हॉल मिलेंगे, मंडप मिलेंगे, स्मारक संरचनाएं मिलेंगी, प्रवेश द्वार, रक्षा चौकियाँ, अस्तबल मिलेंगे, जल संरचनाएं मिलेंगी। इन सब के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से कृष्ण मंदिर परिसर, नरसिंह गणेश मंदिर, मंदिरों के हेमकुटा समूह, अच्युतराय मंदिर परिसर, अच्युतराय मंदिर परिसर, विठला मंदिर परिसर, पट्टाभिराम मंदिर परिसर। देखो सारे नाम साउथ जैसे आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? सारे नाम दक्षिण भारत के आ रहे हैं। पट्टाभिराम मंदिर परिषद, लोटस महल परिसर सबसे प्रसिद्ध हैं। ये कुछ मंदिरों के नाम हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सबसे प्रसिद्ध हैं। अगली विशेषता है कि उपनगरीय टाउनशिप, जिन्हें पूरस कहा जाता था, मंदिर की परिधि को कवर करते हैं, जिसमें सहायक मंदिर, बाजार, आवासीय क्षेत्र और आसपास के परिदृश्य के साथ शहर और रक्षा वास्तुकला को एकीकृत करने के लिए हाइड्रोलिक प्रौद्योगिकी यहाँ होती हैं, इंजीनियरिंग। ओके, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को लागू करने वाले टैंक भी शामिल हैं। अगली विशेषता है साइट में खोजे गए अवशेष
आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिति की सीमा दोनों को दर्शाते हैं, जो एक बार में एक अत्यधिक विकसित समाज का संकेत देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द्रविड़ वास्तुकला का उपयोग विजयनगर साम्राज्य के तहत आने वाली इमारतों में किया गया था। यह उनके विशाल और भारी आयामों, कोलेस्टर्ड बाड़ों और बड़े टावर हैं। प्रवेश द्वार को कवर सजाया खंभों से घिरा हुआ, ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, विट्ठल मंदिर, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है भाई टाइपिंग के दौरान, तो थोड़ा सा आप कॉप कीजिए, समझने के लिए प्रयास कीजिए। 10वां जो पॉइंट है, विशेषता है यहाँ पे, यह है विट्ठला मंदिर साइट पर सबसे उत्कृष्ट अलंकृत संरचना है और विजयनगर मंदिर वास्तुकला की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। मेन तो आपको जो याद रखना है ना, वो याद ये रखना है कि भाई ये कहाँ पे स्थित है, कब बनाया, किसने बनाया। ओके, यहीं से सवाल पुट होंगे। अगला सवाल है एलोरा की गुफाएं। ओके, एलोरा की गुफाएं यहाँ महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। रोक कट गतिविधि, रोक कट क्या होते हैं भाई, चट्टानों को काट कर। ओके, रोक कट गतिविधि 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक 3 चरणों में की गई थी। 3 चरणों में यहाँ पे इन गुफाओं को बनाने के लिए चट्टानों को काटा गया था 3 चरणों में, 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में। और स्थान ये कहाँ पे हैं, ये तो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद नामक एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी औरंगा की गुफाएं। और एलिफेंटा केव्स भी महाराष्ट्र में ही हैं, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही हैं। तो यहाँ पे जो शासक हैं जिन्होंने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, उनका नाम है कृष्ण प्रथम। ओके, कृष्ण 1 लिखा हुआ है, मतलब कृष्ण प्रथम। महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। एलोरा की गुफाएं, ये 34 मठ और मंदिर जो क्षेत्र में 2 किलोमीटर से अधिक की सीमा में फैले हुए हैं। तो कुल मिला के 34 मठ और मंदिर हैं जो कि 2 किलोमीटर के दूरी में फैले हुए हैं। इन्हें महाराष्ट्र में औरंगाबाद से दूर एक उच्च बेसाल्ट चट्टान की दीवार में साथ खोदा जाता है, मतलब खोदा गया था। ओके, उस समय तो महाराष्ट्र और औरंगाबाद से दूर एक बेसाल्ट चट्टान की एक दीवार है, उसमें साथ इन 64 मठों को और मंदिरों को खोदा गया था जो कि 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। दूसरी विशेषता ये है कि एलोरा AD, ओके, AD और BC लिखते हैं ना अपन, बिफोर क्रिस्ट और बिफोर आफ्टर क्रिस्ट, तो AD है आफ्टर क्रिस्ट, 600 से 1000 तक, मतलब ईसा पूर्व। ओके, 600 से 1000 तक के स्मारकों के अपने निर्बाध्य अनुक्रम के साथ एक अद्वितीय कलात्मक निर्माण और एक तकनीकी शोषण है। तीसरी विशेषता है कि हम्पी का स्मारक जो है, इसके अभ्यारण्य बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए समर्पित हैं। तो 3 धर्म हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। इसके जो अभ्यारण्य हैं हम्पी के, तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए ये समर्पित हैं। और यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, आप न्यूज़ में भी सुनते हैं ना, असहिष्णुता, तो वही सहिष्णुता की भावना को ये दर्शाता था उस समय, जो कि एक प्राचीन भारत की विशेषता थी, सहिष्णुता। अगली जो विशेषता है, 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच खुदाई की गई थी। सबसे पुरानी गुफाएं जो हैं 1 से लेकर 12 नंबर की गुफाएं, नंबरिंग दी हुई है ना गुफाओं को, 1 2 3 4, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, ऐसे करके ये बता रहा है कि 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच खुदाई करी गई थी। तो गुफाएं 1 से लेकर 12 नंबर वाली गुफाएं जो हैं बनाई गई थी और इस क्षेत्र में प्रचलित बौद्ध धर्म के महायान दर्शन को दर्शाती हैं। तो बौद्ध धर्म का जो महायान वाला, देखिए बौद्ध धर्म के अलग अलग दर्शन होते हैं, महायान, हीनयान, शून्य, वो शून्यवाद, वो सब चीज़ें बौद्ध धर्म पढ़ते समय देखेंगे हम, ठीक है, जो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान दर्शन को दर्शाती हैं ये गुफाएं।
ये पूछा जा सकता है। ये याद रखने की बात है कि ये गुफाएं बौद्ध धर्म के कौन से दर्शन को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आप उनको बताएंगे कि आंसर क्या बताएंगे, महायान दर्शन को। तो ये याद रखिएगा आप। ओके, अगला जो विशेषता है यहाँ की हम्पी के स्मारकों की, वो है 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अंतिम चरण में गुफाओं के एक समूह, यानी कि 30 नंबर से 34 नंबर की जो गुफाएं हैं उनकी खुदाई की गई, जो कि जैन दर्शन को दर्शाती हैं। तो 30 नंबर से 34 नंबर की जो 4 गुफाएं हैं वो जैन दर्शन को दर्शाती हैं। 1 से 12 जो हैं गुफाएं वो आपके महायान दर्शन, बौद्ध धर्म के महायान दर्शन को दर्शाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर है गुफा 16 संरचनात्मक नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफा 16 जो है ये संरचनात्मक नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर की परिणति को चिन्हित करता है। तो गुफा नंबर जो 16 है ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका, संरचनात्मक नवाचार का। और भारत में जो चट्टानों को काट के आर्किटेक्ट बनाया गया उसकी परिणति को चिन्हित करता है, जिसमें विस्तृत कारीगरी और हड़ताली अनुपात की विशेषता है। अगली विशेषता है यहाँ की कि रावण को शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ पे एलोरा की गुफाओं में आपको क्या देखने को मिलेगी, रावण का चित्र मिलेगा, जिसमें वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। कौन, रावण। और मूर्तिकला विशेष रूप से उल्लेखनीय है एलोरा की गुफाओं की। तो ये चीज़ें इसकी विशेषताएं दर्शाती हैं। एलोरा की गुफाएं पढ़ी। अब बात करेंगे अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं की, अजंता में सबसे पहले बौद्ध गुफा स्मारकों का निर्माण 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। तो फिर से देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अजंता में सबसे पहले बौद्ध गुफा स्मारकों का निर्माण 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। गुप्त काल के दौरान जो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। गुप्त काल कब तक चला, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अजंता की गुफाओं का कि आपको याद रखना है ये गुफाएं बनी गुप्त काल में। गुप्त काल जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चला था। ओके, गुप्त काल में विभिन्न अन्य गुफाओं को मूल समूह से जोड़ा गया था। बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाने वाली अजंता के चित्रों और मूर्तियों का काफी कलात्मक प्रभाव रहा है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुई हैं अजंता की गुफाएं, इनके बारे में हम और भी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए। देखिए यहाँ पे ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो यहाँ से आप कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा केव्स भी महाराष्ट्र में ही। तो तीनों जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में हैं, लेकिन इनमें से 2 जो हैं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद ज़िले में ही हैं। और यहाँ पे जो शासक हैं अजंता की गुफाओं के, जिन्होंने बनवाया, जिनके समय में बनी, उनका नाम क्या है, गुप्त काल के शासक हैं, वो गुप्त शासक हैं। और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ आपके कृष्ण प्रथम जो शासक हैं उनके काल के दौरान। तो यहाँ पे गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। वहाँ पे एलोरा की गुफाएं मैंने आपको बताया 1 से 12 नंबर जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म को दर्शाती है। अब अजंता की गुफाओं की विशेष बातें पढ़ेंगे। अजंता गुफाएं 30 गुफाओं का समूह है। टोटल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे, 30 गुफाएं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया अजंता जो है इसमें ज़्यादा गुफाएं हैं या एलोरा में ज़्यादा गुफाएं हैं। तो गुफाएं आपकी एलोरा में ज़्यादा हैं, क्योंकि एलोरा में 30 से ज़्यादा गुफाओं का संग्रह है या समूह है। समूह है 30 से ज़्यादा गुफाओं का, जबकि
आपका अजंता के अंदर 30 गुफाओं का समूह है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की तारीख थी। ओके, अगली विशेषता है अजंता की गुफाओं की कि प्रत्येक गुफा विशेष रूप से कला चित्रों, भित्ति चित्रों, छतों और मंदिरों के विभिन्न पैटर्न के लिए जानी जाती है। हर एक गुफा जो है, यहाँ पे जो 30 गुफाएं हैं उनमें से हर गुफा कला चित्र, भीत के ऊपर बने हुए, दीवारों पे बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। छतों के लिए और मंदिरों की विभिन्न पैटर्न, अलग अलग पैटर्न मिलेंगे आपको, इनके लिए ये जानी जाती हैं। और अजंता की गुफाएं अपने चित्रों के लिए जानी जाती हैं क्योंकि वे खनिजों और पौधों का उपयोग करके सच्चे प्राकृतिक रंगों से बनी होती हैं। जो ये चित्र हैं यहाँ पे अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो उनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ है, खनिजों और पौधों से वो रंग बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक रंग हैं, एकदम नेचुरल। और अगली विशेषता है कि अजंता की गुफाओं में जो अजंता की गुफाओं में 1, 2, 4 और 17 पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये जो नंबरिंग कर रखे हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी जो नंबरिंग है, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2 और 4 और 17 नंबर की जो गुफा है, 17 नंबर की गुफा, ये जो है टूरिस्ट के बीच अधिक लोकप्रिय है और अपने शिलालेखों के लिए जाने जाते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं ये अपने शिलालेखों के लिए जानी जाती हैं जिनका नंबर यहाँ पे दर्शाया गया है। अगली विशेषता है अजंता गुफाएं बौद्ध विकास के लिए समर्पित हैं ताकि गुफा की दीवारों पर जातक की कहानियों को पाया जा सके। अजंता की गुफाएं बौद्ध विकास के लिए समर्पित हैं ताकि गुफा की दीवारों पर जातक की कहानियों को पाया जा सके। यहाँ पे जो जातक नाम की बुक है ना, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, उसकी यहाँ पे जातक जो पुस्तक है उसमें जो कहानियाँ, जातक क्या है, जातक एक कहानियों का संग्रह है, एक किताब है जिसमें बहुत सारी कहानी है। तो उसकी जो कहानियाँ हैं उनको यहाँ पे अजंता की गुफाओं में उनको चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ओके, अब अगला स्मारक है राजस्थान के पहाड़ी किले। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी ही, जिसमें कि राजस्थान में स्थित सभी दुर्ग और स्मारक को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहाड़ी किलों की जो कि राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान अपने किलों और राजपूत राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, राजस्थान के पहाड़ी किले राजपूत शासकों की वास्तुशिल्प शैली और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ये भी सही बात है। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्थान राजस्थान है। शासक जिनके समय में ये बने किले वो हैं राजपूत राजा। ओके, अब राजस्थान के पहाड़ी किलों की विशेषताएं पढ़ेंगे। राजस्थान के सभी 6 किलों में जो 6 यहाँ पे किले हैं जो इनको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, उनकी बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, केवल उन 6 दुर्ग या 6 किलों की बात कर रहे हैं राजस्थान में जो स्थित हैं, जिनको कि यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और उनके नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जानते हैं कि कौन से वो 6 किले हैं। अगर नहीं जानते तो यहीं पे आपको पता लग जाएंगे। देखिए, राजस्थान के सभी 6 किलों को 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। ये जो 6 के 6 किले हैं इनको 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। दूसरी विशेषता है कि राजस्थान राज्य में स्थित सीरियल साइट में, ओके, सीरियल साइट्स में कौन कौन से शामिल हैं? चित्तौड़गढ़ में 6 राजसी किले शामिल हैं। सीरियल साइट्स में चित्तौड़गढ़ में 6 राजसी किले शामिल हैं। एक तो है कुंभलगढ़, फिर है सवाई माधोपुर, फिर है झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर, और एक चित्तौड़गढ़ हो ही गया। ओके, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। राजपूत शैली अद्वितीय नहीं थी बल्कि उदार थी। तो राजपूत शैली जो है ये अद्वितीय नहीं थी बल्कि उदार थी और यह पूर्ववर्ती और पड़ोसियों से प्रेरणा लेती थी।
साथ ही बाद में क्षत्रिय होना चाहिए यहाँ पे, क्षत्रिय शैलियों जैसे मराठा वास्तुकला का प्रभाव की डिग्री के साथ इसे विशिष्ट बनाने के लिए। अगली विशेषता है रक्षात्मक दीवारों के भीतर प्रमुख शहरी केंद्र, महल, व्यापारिक केंद्र और अन्य इमारतें शामिल थी। रक्षा के लिए 4 दीवारी थी, उसके अंदर प्रमुख शहर, बाजार वगैरह सब उसके अंदर रहते थे। फिर है इसमें उन मंदिरों को भी शामिल किया गया था जो अक्सर किलेबंदी और पूर्व निर्धारित करते थे, जिसके भीतर एक विस्तृत दरबारी संस्कृति विकसित हुई थी जो सीखने, संगीत और कला का समर्थन करती थी। संगीत और कला सीखने का समर्थन करती थी। अगली विशेषता है कि ये सभी 6 किले अरावली पर्वत के चट्टानी इलाकों में बनाए गए हैं। 7वीं विशेषता है आज भी राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए इन किलों में जल संचयन पूल अभी भी उपयोग में है। तो जल संचलन जो है इन सभी 6 किलों में किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, जल संचलन यहाँ पे किया जाता है। अब बात करेंगे भीमबेटिका के रोक आश्यों की। ओके, भीमबेटिका में जो चट्टानों पे आश्य हैं उनको कहा जाता है भीमबेटिका के रोक आश्य। और भीमबेटिका के रोक शेल्टर्स मध्य भारत का जो पठारी भाग है उसके भी दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में, विंध्य जो पर्वत है उसकी तलहटी यानी कि उसके तल में स्थित हैं, उसके बॉटम में, बेस कह लीजिए। स्थान जो है विंध्य पहाड़ हो ही गया स्थान। ओके, और शासक कोई नहीं है इस समय में, कोई प्रमुख शासक नहीं है जिसके समय में ये बने हों। तो भीमबेटिका रोक आश्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। भीमबेटिका मनुष्य और परिदृश्य के बीच एक लंबे समय से होई हुई बातचीत को दर्शाता है, जैसे कि इसकी रोक कला की गुणवत्ता के माध्यम से दिखाया गया है। तो इसकी जो रोक कला है यानी कि चट्टान पे जो आर्ट की गई है उसकी जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी है, उसके माध्यम से यही दिखाया गया है कि मनुष्य और परिदृश्य के बीच एक लंबे समय से खोई हुई बातचीत को दर्शाती हैं ये चीज़ें। सेकंड विशेषता है कि बड़े पैमाने पर बलुआ पत्थर के आउटक्रॉप्स के भीतर तुलनात्मक रूप से घने जंगल के ऊपर प्राकृतिक रोक आश्यों के 5 समूह हैं। टोटल 5 ग्रुप हैं, 5 समूह हैं जो ऐतिहासिक अवधि के लिए मेसोलिथिक अवधि के बीच के चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है साइट से सटे हुए 21 गांवों के निवासियों की सांस्कृतिक परंपराएं रॉक पेंटिंग्स में प्रतिनिधित्व किए गए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समानता रखती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, भारत संस्कृति और कला से भरा हुआ है जो अपने प्राचीन भवनों और स्मारकों के माध्यम से महत्वपूर्ण है। देश की सांस्कृतिक विरासत और इसके इतिहास को हमारे पास स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के कारण दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। अगला हम स्मारक पढ़ेंगे भाई सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्मारक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये स्मारक है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर भारत के पूर्वी तट के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सूर्य मंदिर जो है भारत के पूर्वी तट में, ईस्ट वाला जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे ये आपको मिलेगा सूर्य मंदिर। और यहाँ पे और भी स्मारक हैं, उनमें से प्रमुख है सूर्य मंदिर। यह मंदिर सूर्य राजा या भगवान सूर्य देव को समर्पित है और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शिलालेखों के कारण यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी सूचीबद्ध है। देखिए, यूनेस्को की जो साइट्स हैं इंडिया में, उनमें से हमने सूर्य मंदिर पढ़ा, अजंता की गुफाएं पढ़ी, एलोरा की गुफाएं पढ़ी, तो ये सभी, और राजस्थान के जो 6 किले हैं वो भी पढ़े।
ये सभी क्या हैं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी सूचीबद्ध हैं, शामिल हैं। ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है आपका सूर्य मंदिर। ओके, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शासक जो हैं जिनके समय में ये बना, उनका नाम है नरसिम्हा देव प्रथम। क्या नाम है भाई? नरसिम्हा देव प्रथम। एलोरा की गुफाएं बनी थी कृष्णदेव प्रथम के समय, और ये सूर्य मंदिर बना नरसिम्हा देव प्रथम के समय। सूर्य मंदिर की विशेषताएं पढ़ेंगे। कोणार्क मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया है। एक विशाल रथ के रूप में है ये मंदिर। मतलब सूर्य भगवान जो है वो 7 घोड़ों के रथ पर आते हैं, ऐसी मान्यता थी, ऐसी विचारधारा थी। तो उसी भावना को बरकरार रखते हुए इस मंदिर को जो है 7 घोड़ों के रथ की तरह डिज़ाइन किया गया है। आपको रथ जैसा दिखेगा, एक विशाल रथ की तरह ये मंदिर है और पूरा का पूरा पत्थर से बनाया गया है। पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ एक विशाल रथ के रूप में है, जिसमें भव्य रूप से अलंकृत पहिए हैं। पहियों के बाहर जोड़े शामिल हैं, 12 जोड़े शामिल हैं। मतलब 12 जोड़ी पहियों का रथ है ये। उस रथ में पहिए के जोड़े कितने हैं? 12, और टोटल पहिए 24 पहिए हैं। उस जो रथ बना हुआ है सूर्य मंदिर रथ के रूप में है ना, तो जो रथ बनाया हुआ है उसमें 12 जोड़े पहिए हैं, 12 पेयर्स हैं टायर्स के, और टोटल टायर्स 24 हो गए। और यह 7 समृद्ध घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। 7 समृद्ध घोड़े इसको खींचते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का रथ जो है 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, ऐसा वेद पुराणों में बताया गया है। दूसरी विशेषता इस मंदिर की यह है कि यह समुद्र तट से पुरी शहर की से लगभग समुद्र तट पर स्थित है। पहले तो यह मंदिर सूर्य मंदिर, और पुरी नामक जो शहर है ओडिशा का, पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में है। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि नरसिम्हा देव प्रथम के समय बना, पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है, रथ के आकार का ये मंदिर है, 12 जोड़ी पहिए उस रथ में है, समुद्र तट पर है, और पुरी नामक जो शहर है उड़ीसा का, कोणार्क उड़ीसा में ये स्थित है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा पुरी शहर से केवल 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ये स्थित होगा। अगली विशेषता है मंदिर की शैली जो है नगर शैली है। नगरा शैली जो है, देखिए मंदिर स्थापत्य कला में द्रविड़ शैली, नगरा शैली, ये शैलियाँ होती हैं। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये नागरा शैली में बना हुआ मंदिर है, सूर्य मंदिर, और इसमें कलिंग या उड़ीसा प्रकार की वास्तुकला का उपयोग किया गया है, जो इसका उप प्रकार है। इसमें जो वास्तुकला उपयोग में की लाई गई है वो है आपकी कलिंग वास्तुकला, या कह लीजिए उड़ीसा में जो वास्तुकला चलती है उड़ीसा प्रकार की वास्तुकला, उसका उपयोग किया गया है, जो इसका उप प्रकार है। इसका उप प्रकार है नागर शैली का। ठीक है, नागरा शैली में मुख्य रूप से एक वर्गाकार क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, चौकोर जिसको कहते हैं ना। तो ये नगरा शैली में क्या होता है कि एक वर्गाकार मैदान योजना होती है, स्क्वायर मैदान होता है, जिसमें मंडप नामक एक अभयारण्य और असेंबली हॉल शामिल होते हैं। ऊंचाई के मामले में एक विशाल वक्र रेखीय टावर होता है जिसे शिखर कहा जाता है, जो अंदर की ओर ओके झुका हुआ और छाया हुआ है। तो ये आपको नगरा शैली की विशेषताएं हैं। डिज़ाइन आपको थोड़ा समझ आई होगी यहाँ से, नगर शैली में कैसे मंदिर डिज़ाइन किया जाता है। 5वीं विशेषता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है एक प्रमुख आकर्षण है कोणार्क शहर का, और ये कि जब सूर्य की पहली किरण प्रमुख प्रवेश द्वार पर पड़ती है तो कोई भी दीवारों पर जिराफ, सांप, हाथी और पौराणिक जीवों आदि की छाया की कल्पना कर सकता है। मतलब कहने का भाव ये है
कि इस मंदिर पे जब सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के गेट के ऊपर आती है ना, तो इसकी जो दीवारें हैं उन पे इन जीवों की आकृतियाँ या छाया या फिर परछाई बनती है। जिराफ हो गया, सांप हो गया, हाथी हो गया, इन सभी पौराणिक जीवों की छाया और परछाइयाँ बनती देख सकते हैं आप। फिर बात करते हैं खजुराहो के मंदिर की। खजुराहो में मंदिरों का एक समूह है जो अपने स्थानों के आधार पर 3 भागों में विभाजित है। पश्चिमी, जो कि पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह के मंदिर इनमें विभाजित हैं। यह अपनी विदेशी मूर्तियों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। मंदिरों के इन समूह का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। खजुराहो मंदिर वास्तुकला आश्चर्य के कारण एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो यूनेस्को की ये एक साइट है। ये भी खजुराहो मंदिर भी, एलोरा अजंता की गुफाएं भी, सूर्य मंदिर भी, राजस्थान के 6 किले भी, ये क्या हैं? ये आपके सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल हैं। स्थान ये है खजुराहो, मध्य प्रदेश। वहाँ पे ये आपको मिलेंगे खजुराहो के मंदिर। और चंदेल शासक जो हैं उनके समय में, चंदेल राजवंश के समय ये मंदिर बनाए गए। खजुराहो मंदिर की विशेषताएं देखेंगे। खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से जैन धर्म और हिंदू धर्म को समर्पित हैं। 2 ही धर्मों को समर्पित हैं यहाँ के मंदिर, एक तो जैन धर्म और दूसरा हिंदू धर्म। और मंदिर अपनी बेहतरीन कला और मूर्तिकला के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेला राजवंश के दौरान किया गया था, जो 950 और 1050 के बीच अपने एपोजी तक पहुंच गया था। एपोजी होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध होती है चीज़ जिस समय, वो इस समय तक ये अपनी एपोजी तक पहुंच गया था। केवल 20 मंदिर अब बचे हैं, मतलब अभी फिलहाल केवल 20 मंदिर बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। और वे वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच एक आदर्श संतुलन बनाते हैं। अगली विशेषता है कि कंडरिया के मंदिर को भारतीय कला की सबसे बड़ी कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियों के एक प्रोफ्यूजन से सजाया गया है। 9वां पॉइंट है, मंदिर वास्तुकला की नगरा शैली की एक मूल और उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। ये मंदिर भी नगरा शैली में बनाए गए हैं, सूर्य मंदिर की तरह ही, तो ये भी यह ध्यान रखिएगा। नागर शैली में ये बने हुए मंदिर हैं। ये मंदिर नगर शैली की एक मूल और उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, अगली विशेषता है कि यह बलुआ पत्थर में बनाया गया है। बलुआ पत्थर से बने हैं ये मंदिर खजुराहो के, ओके। और आपका कोणार्क सूर्य मंदिर भी बलुआ पत्थर से बना है, बेसाल्ट रॉक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो बलुआ पत्थर से बना है और प्रत्येक मंदिर को अपने वातावरण से एक अत्यधिक अलंकृत सीढ़ीदार मंच द्वारा ऊंचा किया गया है। प्रत्येक मंदिर के आसपास एक सीढ़ीदार मंच है, मतलब एक जैसे चबूतरा टाइप बना के उसके चारों तरफ सीढ़ियां बना के उसके ऊपर मंदिर बनाए गए हैं ये सारे, जिसे जगती कहा जाता है। और उस चबूतरे को या उस मंच को क्या कहा जाता है जिसके ऊपर मंदिर है, उसको जगती कहते हैं। इस पर शरीर या जंघा खड़ा है, जिसका गर्भगृह नागर शैली में एक टावर या शिखर द्वारा सबसे ऊपर है। अगली विशेषता है कि टावर पर गर्भगृह के ऊपर प्रमुख शिखर की ऊर्ध्वाधरता को लघु स्पाइडर की एक श्रृंखला द्वारा बढ़ाया जाता है, जो इसे फ्लैंक करता है। प्रत्येक का प्रतीक माउंट कैलासा देवताओं का निवास स्थान है। अगली विशेषता है कि खजुराहो के मंदिरों को एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसको कि पोर्च या अर्धमंडपा के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जो कि मुख्य हॉल,
हॉल को क्या कहते हैं, मंडप, उसकी तरफ जाता है। मतलब कहने का भाव यह है कि यहाँ पे खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं वो एक अलंकृत मतलब सजाया हुआ, पूरी तरह सजाया हुआ प्रवेश द्वार, जिसको पोर्च कहते हैं, अर्धमंडपा कहते हैं, उसके माध्यम से आप एंटर होंगे, उसके द्वारा आप एंटर होंगे। उसके बाद आएगा आपका मुख्य हॉल, ओके, जिसको कि मंडप कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और गर्भगृह तक आप पहुंचेंगे। गर्भगृह क्या होता है भाई, मंदिर में जहाँ पे मूर्ति, मुख्य मूर्ति स्थापित होती है, वो गर्भगृह कहलाता है मंदिर का, ओके। और गर्भगृह पहुंचेंगे, उससे पहले क्या आएगा, अंतराला तक पहुंचता है। मतलब ये कहने का भाव ये है, एंट्री पॉइंट से लेकर और मेन जो मंदिर का गर्भगृह है वहां तक का ये पूरा कनेक्शन होता है, रास्ता होता है, कॉरिडोर होता है। अगली विशेषता है, सभी सतहों को पवित्र और धर्मनिरपेक्ष विषयों को दर्शाने वाले एंथ्रोपोमॉर्फिक और गैर एंथ्रोपोमॉर्फिक रूपांकनों के साथ बहुत अधिक नक्काशीदार बनाया गया है। नक्काशीदार इनको बनाया गया है, नक्काशी की गई है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम फुल ये आर्ट से भरे हुए हैं। अगली विशेषता इन मंदिरों की, खजुराहो के मंदिरों की यह है कि कुल मिलाकर 85 मंदिर हैं, लेकिन अभी केवल 20 मंदिर हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें से 6 मंदिर शिव जी को समर्पित हैं। 20 में से 3 मंदिर जैन तीर्थंकार जो हैं, जैसे महावीर हो गए, उन सबको समर्पित हैं। 3 मंदिर जैन तीर्थंकारों को समर्पित हैं। 8 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है पहले परीक्षा में कि खजुराहो के मंदिर जो हैं, जो मंदिरों का समूह है खजुराहो में, उसमें टोटल मंदिर अभी कितने हैं, तो 20 हैं। पहले 85 थे कुल मिलाकर, जिसमें से अब केवल 20 बाकी रह गए हैं। अब 20 में से भी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को समर्पित हैं, तो 8 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं, फिर 6 मंदिर शिव जी को समर्पित हैं और 3 मंदिर जैन तीर्थंकारों को समर्पित हैं। 8 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अंत में 2 मंदिर सूर्य भगवान और 2 मंदिर है ना, 2 मंदिर सूर्य भगवान के हैं, फिर 2 मंदिर भगवान गणेश को भी समर्पित हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे अगले मकबरे की, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, हुमायूं का मकबरा, ओके। तो देखिए हुमायूं का मकबरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका हुमायूं का मकबरा यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनाया गया था। यह अद्वितीय है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला बगीचा या मकबरा है। यह अद्वितीय है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला बगीचा या मकबरा है। भारतीय उपमहाद्वीप का ये पहला मकबरा था। यह मकबरा कई प्रमुख वास्तुशिल्प, ये मकबरा मैंने खुद जाके देखा है, खुद मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय तक वहाँ रुका हूँ। एक शूटिंग हुई थी करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्म थी, ओके। उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, देखो, हाँ, तो उसकी शूटिंग हुई थी। तो 15 दिन तक मैं उनके साथ था यहाँ पे, करीना कपूर और सैफ अली खान के साथ। तो मैंने ये अच्छी तरह देखा ये मकबरा, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली हॉट में भी सीन हुआ था और सिंगिंग एक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था, तो उस दौरान मैं उनके साथ रहा और ये मकबरा भी मैंने खूब मज़े से देखा। खूब दिन मैं यहाँ पे घूमा था। अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छा लुकिंग है इसका, कलाकारी भी बहुत ज़बरदस्त है, नक्काशी वगैरह, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मकबरा था, इसलिए इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अद्वितीय बनाया गया है। यह मकबरा कई प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों का कारण है जो ताजमहल के निर्माण में समाप्त होता है, ओके। इसके बाद ताजमहल बना 1600 में, नई दिल्ली में स्थित है, ये तो आप जानते ही होंगे। अकबर के समय ये बना हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली भव्य राजवंशीय मकबरे में से पहला था जो मुगल वास्तुकला का पर्याय बना। यह 27.04 हेक्टेयर के परिसर के भीतर खड़ा है। समकालीन 16वीं शताब्दी के मुगल उद्यान मकबरों जैसे नीला गुब्बद, ईशा खान, बू हलीमा, अफसरवाला, बाबर का मकबरा और परिसर जहां हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए नियोजित कारीगर अरब सेराई में रहे। ओके। दूसरी विशेषता, मकबरे के निर्माण के लिए फारसी और भारतीय कारीगरों को एक साथ नियोजित किया गया था। मतलब दोनों देशों के कारीगर थे, भारत के और भारतीय भी थे और फारसी भी थे। यह इस्लामी दुनिया में इससे पहले बने किसी भी मकबरे की तुलना में भव्य है। हुमायूं का बगीचा या फिर मकबरा एक क्लासिक चारबाग है, जिसका अर्थ है कि कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों को एक साथ एक 4 भुजा उद्यान चैनलों द्वारा शामिल पूल के साथ प्रतिनिधित्व किया गया है। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो हुमायूं का मकबरा है ना, उसमें छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई हैं, पानी की फुहारे वहाँ पे चलते रहते हैं और प्रमुख एक पुल बनाया गया है, उससे वो कनेक्ट हैं वो 4। तो कह रहा है कि वो 4 जो नाली के रूप में नदियाँ हैं, वो नदियाँ दर्शा रही हैं कुरान में जो स्वर्ग की 4 नदियों का जिक्र है कुरान के अंदर, उनको वो दर्शाया गया है उसके द्वारा, यही कह रहा है यहाँ पे। अगली विशेषता है बगीचे के प्रवेश द्वार पूर्व और उत्तरी दीवारों के केंद्र में स्थित हैं। मंडपों के साथ दक्षिण और पश्चिम से ऊंचे प्रवेश द्वार हैं। फिर से सुनिए, बगीचे के प्रवेश द्वार पूर्वी और उत्तरी दीवारों के केंद्र में स्थित मंडपों के साथ दक्षिण और पश्चिम से ऊंचे प्रवेश द्वार हैं। अगली विशेषता है मकबरा। ये मकबरा जो है एक उच्च चौड़े सीढ़ीदार मंच पर खड़ा है और इसमें चारों तरफ दो खड़ी गहरी तिजोरी वाली कोशिकाएं। अगली विशेषता है आधार 4 लंब पक्ष और किनारों के साथ एक अनियमित अष्टकोण है जो इसका बेस है। मतलब ये देखो, जितने भी मुगल काल में मकबरे बने थे, आप इनको अगर गौर से देखोगे ना, तो ये सारे मकबरे एक वर्गाकार स्क्वायर चौकोर चबूतरे के ऊपर बनाए गए हैं। ओके, तो ये इनकी कॉमन बातें हैं। वही यहाँ पे बता रहा है कि मकबरा एक ऊंचा चौड़ा, जिनके सीढ़ी भी लगाई गई है। भाई चबूतरा तो बना दिया, अगर चबूतरे पे सीढ़ी नहीं है तो कोई चढ़ेगा कैसे? काफ़ी ऊंचा वो चबूतरा है, तो चबूतरे के ऊपर इनको बनाया गया था। तो यही बता रहा है कि मकबरा एक ऊंचे चौड़े और सीढ़ीदार मंच पर खड़ा है और इसमें चारों तरफ 2 खड़ी गहरी तिजोरी वाली कोशिकाएं हैं। अगला जो विशेषता है, आधार 4 लंब पक्षों और कैम्फरेड किनारों के साथ एक अनियमित अष्टकोण बनाता है। 8 कोण बनते हैं, ठीक है। फिर है यह संगमरमर और खंबे वाले कियोस्क यानी कि छतरी से बने 42.5 मीटर ऊंचे डबल गुम्बद, 2 गुम्बद है इसमें, डबल गुम्बद मतलब 2 गुम्बद द्वारा पार किया गया है। अगली विशेषता है इंटीरियर एक बड़ा अष्टकोणीय कक्ष है। अंदर जो है वो एक बड़ा और 8 कोणों वाला एक रूम है जिसमें छत के डिब्बे होते हैं। छत जो बनाई गई है वो डिब्बों के रूप में बनाई गई है, छोटे छोटे डिब्बे हैं छत के ऊपर जो दीर्घायु या गलियारों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संरचना जो है ये सफ़ेद और काले इनलेड संगमरमर की सीमाओं के साथ लाल बलुआ पत्थर पहने हुए कपड़े पत्थर की हैं। यहाँ पे ये कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे आएगा कि संरचना सफ़ेद और काले इनलेट संगमरमर सीमाओं के साथ
लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। सिर्फ इतना आएगा। ओके, अगला जो स्मारक है वो है महान जीवित चोल मंदिर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा किया गया था और वे पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों पर फैले हुए थे। मुख्य आकर्षण 11वीं और 12वीं शताब्दी के 3 मंदिर हैं। देखिए, पहले तो आप इसका दीदार करिए, देखिए इस मंदिर को। ये है आपका ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ठीक है, ये जो फोटो में देख रहे हैं ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ये है आपका। उसके बाद आप देखिए ये स्थान जो है तंजावुर, दारासुराम, गंगाईकोंडा चोलीश्वरम, ये है स्थान जहाँ पे ये स्थित है। क्या? चोल मंदिर। साउथ में है ये जगह, साउथ की जगह है। और जो शासक थे जिनके समय में ये मंदिर बना तो वो थे राजेंद्र प्रथम। चोल मंदिर जो बना वो राजेंद्र प्रथम के समय बना। महान रहने वाले चोल मंदिर की विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रमुख पर्यटकों की दिलचस्पी। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा चोलीश्वरम में बृहदीश्वर मंदिर और दारासुराम में ऐरावतेश्वर मंदिर में निहित है। मतलब कहने का भाव ये है कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में, जो कि गंगाईकोंडा चोलेश्वरम में है, और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर में ये इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए पर्यटक लोग। अगली विशेषता है मंदिर की पूजा और अनुष्ठानों की परंपरा 1000 साल पहले स्थापित और अभ्यास आगामिक ग्रंथों पर आधारित है। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से मंदिर में पूजा पाठ और आरती वगैरह की जाती है, जिस तरीके से वो परंपरा हजारों साल पुरानी है, उसी तरीके से करते हैं अभी भी, ठीक है। आगामिक ग्रंथों पर आधारित है। यहाँ लोगों के एक विभाज्य हिस्से के रूप में जारी है। मतलब यहाँ की जो जनता है उससे उस परंपरा को हटाया नहीं जा सकता। अगली विशेषता है बृहदेश्वर मंदिर में 53 मीटर विमान, जिसको कि गर्भगृह टावर कहते हैं, कोनों और एक सुंदर ऊपर की ओर घुमावदार आंदोलन है, जो तंजावुर में सीधे और गंभीर टावर के विपरीत है। अगली विशेषता है कि दक्षिणा मेरु के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख मंदिरों में मौजूद है और इस मंदिर के निर्माण का उद्घाटन चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम के समय ये मंदिर बने और उद्घाटन किया गया था चोल राजवंश के जो राजा हैं राजराज प्रथम, ओके, राजराज प्रथम द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। अगली विशेषता है दारासुराम में राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर परिसर में 24 मीटर विमान है। गर्भगृह कितना है? 24 मीटर का। और शिव की एक पत्थर की मूर्ति, छवि यानी फोटो मूर्ति रखी हुई है पत्थर की। अगली विशेषता है कि मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कांस्य कला कास्टिंग में चोल की शानदार उपलब्धियों की गवाही देते हैं, चोल राजवंश। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा आपको। भारत का पहला वास्तुकार जो है बालकृष्ण विठलदास दोषी को भारत का पहला वास्तुकार कहा जाता है। याद रखिएगा, बालकृष्ण विठलदास दोषी को भारत का पहला वास्तुकार कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है, ये पूछ लिया जाए तो आप उत्तर देंगे माल्टा के मेगाथिलिक स्मारक 3600 ईसा पूर्व हैं, 3600 ईसा पूर्व के हैं और दुनिया के सबसे पुराने स्मारकों के रूप में सूचीबद्ध हैं। तो सबसे पुराने स्मारक दुनिया के कौन से हैं? माल्टा के मेगाथिलिक स्मारक, याद हो गए। दुनिया के सबसे पुराने स्मारक माल्टा के मेगाथिलिक स्मारक 3600 ईसा पूर्व के हैं और यही दुनिया के सबसे पुराने स्मारक हैं।
भारत का पहला वास्तुकार कौन था, ये पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? बालकृष्ण विठल दास दोषी है, बालकृष्ण विठल दास दोषी। अब देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। ओके, कुतुब मीनार का इतिहास पढ़ते हैं। साल 1199 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। देखिए, इसकी स्टार्टिंग करवाई कंस्ट्रक्शन की, इसको बनाने का, इसका निर्माण कार्य की शुरुआत जो करवाई वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई। किसने करवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रहेगा। यह मीनार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भूकंप के कारण और तेज हवाओं के कारण, आंधियों के कारण ये कई बार ये जो मीनार है नष्ट हुई, इसको नुकसान हुआ, लेकिन फिर बाद में इसे ठीक कराया गया। तो चलिए आपको कुतुब मीनार का इतिहास और उससे जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। कुतुब मीनार देख लीजिए, ये तो आपने से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, ये भी मैंने देखी है। जो मैं मूवी बता रहा था अभी, वो करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्म थी, उसका नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं, जैसे याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ये है कुतुब मीनार, उसकी शूटिंग यहाँ भी हुई थी। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार है। और दिल्ली मेट्रो में आप बैठोगे तो वहाँ मेट्रो भी इसके नज़दीक से गुजरती है, काफ़ी दूर से ये आपको दिख जाती है कुतुब मीनार। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्मारक। कुतुब मीनार का इतिहास कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। इसका निर्माण कार्य कौन से साल में? तो ये करवाया 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके बाद साल 1199 में यहाँ पे काम शुरू हो चुका था ना, उसी साल में, उसी साल की बात कर रहे हैं। 1199 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। यह शुरुआत में सिर्फ एक मंजिला इमारत थी जिसका नाम कुतुब मीनार था। स्टार्टिंग में सिर्फ इसको एक मंजिल बनाना था और इसका नाम कुतुब मीनार ही था। जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया, 1220 ईस्वी में इसकी 3 मंजिलें और जोड़ दी इसमें। ओके, और इसका काम पूरा करवाया। तो काम पूरा हुआ, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया काम कंप्लीट। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। कब? 1220 ईस्वी में। लेकिन इसको बनाने का काम जो है, निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई गई आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में। दोनों चीजें याद रखने लायक हैं। फिर आगे बात करता हूं मैं आपका 3 मंजिलें जोड़कर इसका निर्माण कार्य 1220 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसने पूरा करवाया। यह मीनार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार क्षतिग्रस्त हुई, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करके ठीक करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी रिपेयरिंग करवाई, मरम्मत करवाया। बाद में मुगल शासक शेर शाह सूरी इसमें एक मंजिल और जोड़कर इसे आज का रूप दिया। शेर शाह सूरी ने फिर लास्ट में इसमें एक मंजिल और जोड़ी और आज जिस ये रूप में है वो आप देख पा रहे हैं, ये फाइनल रूप था इसका, शेर शाह सूरी के एक मंजिल जोड़ने के बाद। ओके, फिर क्या हुआ, कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर ऊंची है। ये बताया जाता है कि इसकी हाइट जो है 72.5 मीटर है। और इसके अलावा इस मीनार में ऊपर की तरफ जाने वाली 379 सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। तो इस मीनार के चोटी पे, छत पे जाओगे आप ऊपर, तो आपको 379 ओके 389 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इतनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और दिल्ली में स्थित यह मीनार 5 मंजिला है। 5 मंजिला कैसे हुई, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे एक मंजिल इमारत बनाई। उसके बाद उसका दामाद आया। ओके, उसका दामाद का क्या नाम था? क्या नाम था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके दामाद का नाम था शमसुद्दीन, सिर्फ इल्तुतमिश याद रखिए।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। एक मंजिल मीनार बनाई जिसको कि कुतुब मीनार कहा गया। उसके बाद 1220 ईस्वी में उसके दामाद ने, जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने इसमें 3 मंजिलें और जोड़ दी और अब ये मंजिल टोटल कितनी हो गई? 4। एक पहले से थी, 3 और जोड़ दी, 4 मंजिला हो गई 1220 ईस्वी में। फिर क्या हुआ? इसका निर्माण कार्य करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद शेर शाह सूरी जो आया, मुगल शासक था शेर शाह सूरी, उसने इसमें 1 मंजिल और जोड़ दी और इस प्रकार ये वर्तमान स्वरूप में आई 5 मंजिला इमारत बनकर। अब ये 5 मंजिला मीनार जो है, इसकी हाइट बताते हैं 72.5 मीटर की है। सीढ़ियाँ इसमें टोटल 389 सीढ़ियाँ हैं अंदर की तरफ जो इसकी छत पर जाती हैं और घुमावदार सीढ़ियाँ होंगी। ठीक है भाई, गोलाई में बनाएंगे तभी तो ऊपर जाएंगी वो। तो दिल्ली में ये स्थित है, 5 मंजिला इमारत है। इस मीनार के पास पारसी, अरेबिक और नागरी भाषाओं में कई शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। और इसी मीनार के आसपास जो मतलब इस मीनार का जो परिसर है उसमें आपको पारसी यानी फारसी है, ये पारसी नहीं है, फारसी और अरेबिक और नगरी भाषाओं के कई शिलालेख देखने को मिलेंगे। शिलालेख क्या होते हैं? चट्टानों पे लिखे हुए लेख। ओके, शिलालेख देखने को मिलेंगे। और कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसके साउथ दिल्ली के मेहरौली, ये जो है साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। करीब 338 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत के साथ विश्व में पत्थरों से बना सबसे ऊंचा स्तंभ है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे मीटर में पूछे तो आप बताएंगे 72.5 मीटर। अगर फिट में पूछे तो आप बताएंगे 238 फुट, 238 फुट। और भारत में तो है ही ये, बल्कि पूरी दुनिया में, आप भारत छोड़ो पूरी दुनिया में याद करो कि विश्व में पत्थरों से बनने वाला सबसे ऊंचा स्तंभ जो है यही है कुतुब मीनार। इसका व्यास जो है, इसका डायमीटर आधार पर तो ये व्यास इसका 14.32 मीटर है और 32.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। शीर्ष पर इसका व्यास जो है केवल 2.75 मीटर है। ओके, जो इसकी छत है वो आप देखेंगे तो केवल उसका व्यास कितना है? लगभग 3.25 मीटर। ओके, मतलब 2.75 मीटर। बॉटम जो है इसका वो बॉटम जो है उसका व्यास है 14.32 मीटर। इस संकुल में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं, जैसे कि 1310 में निर्मित एक द्वार है जिसको इलाही दरवाज़ा कहते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। अल्तमिश अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जमीन के मकबरे हैं और अलाई मीनार भी है। 7 मीटर ऊंचा एक लोहे का स्तंभ भी है यहाँ पे। कुतुब मीनार कई अन्य स्मारकों से घिरा हुआ है और इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। तो ये मीनार तो यहाँ पे है ही, इसके अलावा कुछ अन्य स्मारक भी यहाँ पे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे नाम पढ़ा, कौन कौन से स्मारक हैं इस पूरे परिसर में? इस पूरे परिसर में है अलाही दरवाज़ा, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है यहाँ पे। ओके, अल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जमीन के मकबरे हैं। 3 मकबरे हो गए, अल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामीन के मकबरे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलाई मीनार है, 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर उसकी हाइट है और लोहे का एक स्तंभ है। ठीक है, तो कुतुब मीनार कई अन्य स्मारकों से भी घिरा हुआ है और इस पूरे परिसर को हम क्या कहते हैं? कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। अब अन्य स्मारक यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं आपको जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। दिल्ली का प्रसिद्ध
कुतुब मीनार के पास यह मस्जिद स्थित है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में शुरू करवाया था। तो देखो, गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, और उस पहले वंश का भी पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसे बनाने में 4 साल का समय लग गया। बाद के जो शासक आए उन्होंने भी इसका विस्तार किया इस मस्जिद का, और इल्तुतमिश ने 1230 में और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में जो ये मस्जिद थी कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, इसमें कुछ और हिस्से जोड़े, और यह मस्जिद हिंदू और इस्लाम कला का संगम स्थल है। दोनों कलाएं यहाँ पे मिलेंगी आपको, हिंदू और इस्लाम। फिर जो लोहे का खंबा है वहाँ पे, लोह स्तंभ जिसको कहा गया है, आयरन पिलर जो है कुतुब मीनार परिसर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी पूछा हुआ सवाल है, इस पिलर के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। कुतुब मीनार परिसर में ही करीब 1600 साल पहले बनाया गया लोह स्तंभ आयरन पिलर भी स्थित है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर है। तो इस ऊंचाई कितनी है भाई? 7.21 मीटर ऊंचा लोहे का 1600 साल पहले बनाया गया था ये आयरन पिलर। देखो आप कितना पुराना है, और इसका वजन 6000 किलो से भी अधिक है। वजन इसका 6000 किलोग्राम से भी अधिक है, बहुत भारी है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में उनके बेटे कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी में बनवाया था। तो ये एक हिंदू राजा ने बनवाया, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में उनका जो बेटा था कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी में बनवाया था ये पिलर। ये याद रखोगे आप। लोहे का जो पिलर है आपका कुतुब मीनार के पास में आप जाओगे तो देख लेना, वहाँ पे ये पिलर खड़ा है, और 1600 साल पुराना है, 6000 किलोग्राम वजन है, 7.21 मीटर ऊंचा है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की याद में उसके बेटे कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। 98% लोहा है इसमें, मतलब प्योर, एकदम प्योर लोहा है, समझ रहे हो आप। लोहे की प्योरिटी ज़्यादा है। 98% लोहे का प्रयोग करने के बावजूद इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। 98% तक इसमें लोहा है, फिर भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। इसमें कोई जंग नहीं लगा है इस पिलर में। यह अपने आप में अजूबा है। तो ये बड़ी अजीब बात है। और अब बात करेंगे अलाई दरवाजे की। जो मस्जिद मैंने पढ़ाई थी अभी आपको, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को ही इलाही दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, इसलिए उसी के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से नाम रखा गया, नाम के ऊपर ही नाम रखा गया अलाई दरवाज़ा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसका निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यह टर्किश यानी कि तुर्की शिल्प कौशल का नायाब नमूना है। तुर्की का शिल्प कौशल जो है उसका नायाब नमूना है। इसमें गुंबद भी है, इसमें एक गुंबद भी बनाया गया है जिसका निर्माण अष्टकोणीय आधार पर किया गया है। और उस गुंबद का निर्माण किस पर किया गया है? 8 कोण बनाने वाले एक बेस पर, आधार पर। अलाई दरवाजे की ऊंचाई 17 मीटर ऊंचा ये दरवाज़ा है, और इसके गेट की चौड़ाई करीब 10 मीटर है। 10 मीटर चौड़ा, 17 मीटर ऊंचा। इस दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। अगला जो स्मारक है यहाँ पे वो पढ़ने लायक आपका है इल्तुतमिश का मकबरा। यहाँ पे इल्तुतमिश का भी मकबरा है, 3 मकबरे हैं यहाँ पे, तो उनमें से एक है इल्तुतमिश का मकबरा, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो इल्तुतमिश का मकबरा पढ़ेंगे। 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था।
ओके, यह मकबरा एक गुंबद से ढका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह गुंबद गिर गया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ने दूसरा गुंबद बनवाया। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया, मगर सुल्तान की किस्मत देखिए, यह गुंबद भी नहीं टिक पाया, फिर से गिर गया। ओके, आज भी इस मकबरे की छत नहीं है, तो इस मकबरे में छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है उसमें छत नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। और बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इस नक्काशियों के चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल हैं। इन नक्काशियों में क्या क्या शामिल हैं? चक्र बनाया गया है, घंटी बनाई गई है, जंजीर बनाए गए हैं, कमल के फूल बनाए गए हैं, डायमंड हीरा वगैरह बनाया गया है नक्काशी में। अगला जो स्मारक है वो है यहाँ पे अलाई मीनार। दक्कन के अभियानों में जीत के जश्न को यादगार बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई मीनार का निर्माण शुरू किया। इससे पहले उसने उवैत उल इस्लाम मस्जिद के बाड़ों का आकार 4 गुना बढ़वा दिया था। खिलजी चाहता था कि अलाई मीनार की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक हो। ठीक है, अलाई क्या चाहता था? वो क्या चाहता था? खिलजी क्या चाहता था भाई? खिलजी क्या चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। वो चाहता था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची अलाई मीनार हो। अभी अलाई मीनार के पहले तल तक का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मर गया, जिसके बाद से इसका निर्माण अधूरा ही रहा। अब बात करेंगे कब कब इस मीनार को नुकसान पहुंचा। पहले तो सबसे पहले 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा था। भूकंप आया था और बिजली गिरी थी, तो ये मीनार टूट गई थी ऊपर से। जिसके बाद इसका शीर्ष 2 मंजिला की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। तो ऊपर की जो 2 मंजिल हैं उनकी रिपेयरिंग फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। उसके बाद क्या हुआ, 1505 में सिकंदर लोधी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार भी किया था। फिर 1803 में एक बार फिर से भूकंप के कारण कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा, जिसके बाद 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर करवाया था। तो 1814 में मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर करवाया। 14वीं-15वीं शताब्दी में इसको फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया। ऊपर की जो 2 मंजिला इमारत थी उसको 1515 में सिकंदर लोधी ने भी इसको रिपेयर करवाया। अब बात करेंगे लौह स्तंभ के शिलालेख और लौह स्तंभ का विज्ञान। पुराने समय में विजय के प्रतीक रूप में ध्वज स्तंभ का निर्माण कराया जाता था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इतिहास का शौर्य से परिचय किया जा सके। इसी कड़ी में कुतुब मीनार परिसर में स्थित विशाल लौह स्तंभ इसका प्रमाण है, जिसका निर्माण 4वीं शताब्दी में कराया गया था। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने सन 375 से लेकर सन 415 तक शासन किया, उनके जो शासन किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक युद्ध में जीतने के बाद इस स्तंभ को बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। जिसके बाद आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण कराया। स्तंभ की सतह पर कई लेख और भित्ति चित्र विद्यमान हैं, जो भिन्न भिन्न तिथियों यानी कि काल के हैं। इनमें से कुछ लेखों का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है। इसी स्तंभ पर अंकित सबसे प्राचीन लेख चंद्र नामक राजा के नाम से है, जिसे प्राय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखवाया गया है। यह लेख 33.5 इंच लंबा और 10.5
5 इंच चौड़े क्षेत्रफल में है। यह प्राचीन लेखन अच्छी तरह से संरक्षित है, किंतु लोहे का कुछ भाग काटकर दूसरे अक्षरों से मिल गया है, जिससे कुछ अक्षर गलत हो गए हैं। लौह स्तंभ से जुड़े कुछ खास विशेषताएं देखिए। इस स्तंभ पर खुदे अभिलेख में इसे ताकतवर राजा चंद्र, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, द्वारा ध्वज स्तंभ के रूप में विष्णुपद की पहाड़ी पर बनाए जाने का जिक्र है। तो ये कुछ जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं। ये जो लौह स्तंभ है, ये वास्तुकला का सबसे आकर्षक हिस्सा है। इसका 1600 वर्षों से अधिक तक खुली हवा में रहने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आईआईटी कानपुर के धातुविदों ने पता लगाया है कि लोहा जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनाई गई एक पतली परत, जिसको कहते हैं मिस वाइट ने इस स्तंभ की जंग से रक्षा की है। इसकी परत की मोटाई केवल 1/20 मिलीमीटर है। मतलब इसके ऊपर एक कवरिंग है, एक परत है, इसके कारण ये जंग नहीं खाता। और वो परत किसकी बनी हुई है? लोहे की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की मिक्स परत है। इस स्तंभ की लंबाई 8 फीट है, 7.21 फीट एग्जैक्टली बताऊं तो, ठीक है। और इसमें 3.8 फीट जमीन के अंदर है, और इसका वजन जो है 600 किलो से ज़्यादा है। 600 किलो से ज़्यादा वजन है। वहाँ पे ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, 6000 किलो लिख दिया था ऊपर। 600 किलो से ज़्यादा वजन है। 7.21 फीट एग्जैक्ट हाइट है, 8 फीट कह सकते हैं आप, जिसमें से 3.8 फीट नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है इसको। लौह स्तंभ में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था, लेकिन फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हैम्बर्ग के व्यापारी हैंगिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। फिर है लौह स्तंभ जिस प्रक्रिया से बनाया गया था उसे फोर्ज वेंडिंग कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया से ये लौह स्तंभ बनाया गया उसको क्या कहते हैं? फोर्ज वेल्डिंग से बनाया गया इसे। यह प्राचीन भारतीय धातु कर्मवादियों और श्रमिकों के अग्रिम कौशल को दिखाता है, जिन्होंने चारकोल के साथ मिलाकर लौह आयस्क को स्टील में बदल दिया। कुतुब मीनार पर विवाद और दावे। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर यह एकमात्र विवाद नहीं है। ये स्मारक अपने मूल और इसके वास्तविक निर्माता को लेकर कई बार विवादों में रही है। कुतुब मीनार कई बार विवादों में रही है। फिर है ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का दावा है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि इतिहास की किताबों में बताया गया है। और क्या दावा है इनका? धर्मवीर शर्मा ने इससे पहले बताया था कि कुतुब मीनार सन टावर है, ओके, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये एक सन टावर है जिसे कि 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये है धर्मवीर शर्मा का दावा। फिर क्या बात करेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का दावा। के मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था।
के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। तो ये है के मोहम्मद का दावा। अब पढ़ेंगे हम बचे खुचे जो स्मारक हैं, वो मैं आपको इसी टॉपिक के अगले पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। इसी टॉपिक के अगले पार्ट में मैं आपको बचे खुचे स्मारक पढ़ा दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और आप कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं आपको बचे खुचे स्मारक करवा दूंगा। अगर आपको अगला टॉपिक करना है तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। आज हमने बहुत सारे यहाँ पे आपके स्मारक पूरे कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे पढ़ ली हैं। कुछ गलतियाँ थी, मिसप्रिंट थे, टाइपिंग मिस्टेक्स थी, तो उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो अगले वीडियो में या तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करके बचे खुचे स्मारक जो इम्पोर्टेंट इंडिया के अंदर हैं वो करवाए जाएंगे, या फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा आपका भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, वो करवाया जाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।